दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और ऐसे कर करके हमने एक्सपेरिमेंटली सीरीज को बनाया था। और अगर आप ध्यान से चेक करो तो यहां पर आपको मेटल्स को सीरीज में रखा गया है मोस्ट एक्टिव से लीस्ट एक्टिव की तरफ। 3 मेटल की हमने बात करी थी, उसमें जिंक देखो ये रहा, ये है तुम्हारा जिंक। मोस्ट एक्टिव मेटल में जिंक यहां पर आ रहा है। तो कॉपर कहां पर है जरा आप चेक करो, ये रहा कॉपर, ये तुम्हारा कॉपर। तो कॉपर जिंक से बहुत नीचे है, कॉपर जिंक से बहुत नीचे है ना। व्हाट अबाउट सिल्वर, ये रहा सिल्वर, ये सिल्वर है। अब आप चेक करो इस पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे सुपर एक्टिव मेटल कौन से हैं? अरे देखो ना, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बैरियम, ये सारे के सारे एक्टिव मेटल्स हैं। और जो कि कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। आपको सबको पता है ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के मेटल बहुत एक्टिव होते हैं। एक्टिव मतलब बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो जो मेटल की रिएक्टिविटी का मतलब ही ये होता है कि जो मेटल बड़े आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाए वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। सो इन दैट केस ये ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के मेटल्स आए, ये देखो सारे के सारे वही हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर आया एल्यूमिनियम, उसके बाद मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन। ये याद नहीं कर रहा, रट्टा नहीं मारना, लेकिन कौन कौन आ रहा है? ग्रुप नंबर 1 और 2 के मेटल्स यहां पर आ रहे हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको मिलेंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, समझ में आया? और फिर इनर्ट एलिमेंट जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम सबसे नीचे आते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, आपको पता है गोल्ड और प्लेटिनम तो प्योर फॉर्म में मिलते हैं, किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, लीस्ट रिएक्टिव, इसको नोबेल मेटल भी कहते हैं। तो आप जरा चेक करो, ये जो सुपर एक्टिव मेटल्स है वो इतने एक्टिव होते हैं कि वो तो पानी से भी रिएक्ट कर लेते हैं। आपको पता है कि अगर आपने सोडियम को पानी में डाला तो वो तुरंत हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देता है, पानी में डालते से ही बहुत एनर्जी को रिलीज करता है। आया समझ में? सो बेसिकली आपका ये सुपर एक्टिव मेटल्स तो पानी के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं। लेकिन ये जो इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट मतलब बीच के, ये बीच के पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। और ये भाई सब तो हाईली अनरिएक्टिव होते हैं। ये कौन से? ये वाला मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये भाई साहब तो ना तो एसिड से रिएक्ट करते हैं ना पानी से, ये हाईली अनरिएक्टिव होते हैं। समझ में आ गया? इस तरह से हमने सीरीज बनाई और सीरीज में हमने जाना कि कौन सा मेटल बहुत एक्टिव है, कौन सा मेटल लीस्ट एक्टिव है, ये हमने जाना। और इसी सीरीज को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। अब किस किस को फंडा समझ में आया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, चैट सेक्शन में लिख के बताओ। पहली बार जिसको समझ में आया कि अच्छा ये मतलब था, अब समझ में आया कि जिंक की औकात है कॉपर को हटाने की, कॉपर की औकात है सिल्वर को हटाने की, इसका मतलब जिंक बहुत रिएक्टिव है। अब जिंक बहुत रिएक्टिव है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन को वो लूज करता है एज कंपेयर टू कॉपर और सिल्वर। सिल्वर आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। और उसमें पूछे कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो ग्रुप नंबर 1 और 2 के मेटल्स। ग्रुप नंबर 1 पोटेशियम सबसे ऊपर आता है, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बैरियम, स्ट्रोंशियम। ये देखो आप, समझ में आ गया? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बल्ले बल्ले, शावा शावा, इज दिस क्लियर? ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, ये सिर्फ मेटल के ब्याफ पे दिखाई है आपको, पूरी नहीं दिखाई। पूरी जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर दिखाऊंगा। तो ये नॉर्मल वे से मैंने आपको दिखाई है। सबको समझ में आ गया? इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया? इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। और यहां से अब ये फंडा सीधे सीधे किससे जुड़ा हुआ है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब जब मेटल को नॉन मेटल से रिएक्ट कराओगे तो मेटल इलेक्ट्रॉन देगा और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा, ये तो तय है। लेकिन जब मेटल की रिएक्शन मेटल से करा दोगे तो उस केस में डिपेंड करेगा कि किसकी औकात है और किसकी औकात नहीं है। जरा आप चेक करो, मैं आपको बताता हूं इसका मतलब, जरा समझो। मैं यहां पर एग्जांपल देता हूं। मैं अगर यहां पर रिएक्शन सोडियम की करवा दूं हाइड्रोजन के साथ में, तो अपने को पता है कि सोडियम मेटल है और हाइड्रोजन नॉन मेटल है। और यहां पर सोडियम हाइड्राइड बनेगा। कैसे बना होगा? इसने पक्का इलेक्ट्रॉन दिए होंगे और इसने लिए होंगे, ये तो मालूम पड़ रहा है, क्योंकि मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन देता है, यस इलेक्ट्रॉन देता है, और नॉन मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन लेता है। इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा और किस में कन्वर्ट हुआ होगा? H- में, तब जाके Na+ और H- बने होंगे, ये तो तय है। यहां पर तो दिक्कत ही नहीं है। जब मेटल की रिएक्शन नॉन मेटल के साथ कराओगे तो मेटल इलेक्ट्रॉन देगा और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा, वहां तो टेंशन ही नहीं है। यहां पर पता है कि कौन इलेक्ट्रॉन देगा और कौन इलेक्ट्रॉन लेगा।
टेंशन कहां आती है? जब आप मेटल की रिएक्शन मेटल के ही सॉल्यूशन से कराते हो तब दिक्कत आती है। सो इन दैट केस अब अगर रिएक्शन मान लो ऐसी हुई है, अब रिएक्शन अगर जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ करवाई है तो ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? होगी। क्यों? क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो इसका मतलब कॉपर को वो हटा देगा और जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर को बाहर निकाल देगा। दिस इज पॉसिबल। समझ में आया? क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। बट क्या कॉपर ये काम कर पाएगा? नहीं, सिर कर पाएगा। अगर मैं यहां पर कॉपर की रिएक्शन जिंक सल्फेट से करा दूं तो कोई रिएक्शन होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? हमें कैसे पता? क्योंकि जिंक भाई साहब ऊपर आ रहे हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर में और कॉपर भाई साहब नीचे आ रहे हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर में। जिंक की औकात, कॉपर की औकात नहीं है वो जिंक को हटा दे। समझ में आ गया? कॉपर की औकात नहीं है जिंक को हटा दे, जिंक की औकात है वो कॉपर को हटा सकता है। इज दिस क्लियर?